इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम को लेकर एक्शन में है अब दिल्ली महिला आयोग। दिल्ली महिला आयोग ने बाकायदा इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस को इस बाबत नोटिस भेज दिया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने यह नोटिस जारी किया है। बॉयज लॉकर रूम में नाबालिगों के रेप वाली चैट वायरल हुई थी, जिसके बाद यह पूरा मामला ट्रेंड कर रहा है और इसको लेकर दिल्ली महिला आयोग एक्शन में है। बॉयज लॉकर रूम एक घिनौनी, आपराधिक और बलात्कारिक मानसिकता का प्रमाण है, ये स्वाति मालीवाल ने कहा है और इसी को लेकर उन्होंने नोटिस भी जारी किया है। जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा, तेजी से सोशल मीडिया में बॉयज लॉकर रूम ट्रेंड करने लगा, तब इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया और बाकायदा दिल्ली पुलिस और इंस्टाग्राम को नोटिस भेजा है। ट्वीट भी किया स्वाति मालीवाल ने और कहा कि बॉयज लॉकर रूम नाम के ग्रुप के स्क्रीनशॉट देखे, यह हरकत एक घिनौनी, आपराधिक और बलात्कारिक मानसिकता का प्रमाण है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी कर रहे हैं। इस ग्रुप के सभी लड़के अरेस्ट होने चाहिए और एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर। और लगातार चूंकि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में हैं, मोबाइल और इंटरनेट पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, ऐसे में पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि लॉकडाउन में ऑनलाइन हिंसा बढ़ सकती है और इसको लेकर बड़ी खबर भी आ गई। और अब देखिए, बॉयज लॉकर रूम पर एक्शन लिया गया है और स्वाति मालीवाल एक्शन में है। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ उन्होंने लिखा वो हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त कि इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम नाम के ग्रुप के स्क्रीनशॉट देखे, यह हरकत एक घिनौनी, अपराधी और बलात्कारी मानसिकता का प्रमाण है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी कर रहे हैं। इस ग्रुप के सभी लड़के अरेस्ट होने चाहिए और एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है। ऑनलाइन हिंसा बढ़ सकती है, इसको लेकर पहले भी रिपोर्ट थी, लेकिन अब आई है इसको लेकर बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह कि सोशल मीडिया यूजर ने सबसे पहले जो इसका खुलासा हुआ था वो 3 तारीख को खुलासा हुआ था इंस्टाग्राम चैट ग्रुप के, और उसके बाद इस खुलासे में साफ तौर पर इस बात का जिक्र था कि साउथ दिल्ली के सैकड़ों युवक हैं जो कथित रूप से नाबालिग लड़कियों के फोटो शेयर करते हैं। तो बाकायदा एक चैट बनाया गया था इंस्टाग्राम पर और क्या कुछ इंस्टाग्राम के चैट में बातें होती थी ये भी हम आपको बता रहे हैं। हम उसका आसानी से रेप कर सकते हैं, जहां तुम कहोगे हम उसका आसानी से रेप कर सकते हैं और जहां तुम कहोगे मैं आ जाऊंगा, हम उसका गैंगरेप करेंगे। ऐसी बातें इस ग्रुप में होती थी। सोचिए कितनी घिनौनी हरकत है। निश्चित तौर पर एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है, बड़े एक्शन की जरूरत है। बाकायदा इस ग्रुप में लड़कियों की तस्वीरों को देखकर उनका गैंगरेप प्लान किया जाता है। जो इस ग्रुप को लेकर खुलासे हुए हैं, इस ग्रुप में लड़के कम उम्र की लड़कियों को तस्वीरों को एडिट करके शेयर करते थे, उनको लेकर भद्दी और अश्लील बातें करते थे और उसके बाद ग्रुप में ही गैंगरेप का वो प्लान करते थे। और जैसे ही यह खबर आई, सोशल मीडिया में बॉयज लॉकर रूम ट्रेंड करने लगा। बाकायदा इस चैट ग्रुप के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं। और कांग्रेस से सुष्मिता देव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुष्मिता जी, ये जो खबर आई है, ये खबर चौंकाने वाली है। लॉकडाउन में ऑनलाइन हिंसा बढ़ सकती है, इसको लेकर आशंकाएं थी, लेकिन ये घिनौनी हरकत है और बेहद कम उम्र के बच्चे इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए, शुरू से ही कई अखबारों में हो या सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स में डोमेस्टिक वायलेंस की बात आ रही थी, पोर्नोग्राफी का व्यूअरशिप बढ़ रहा था। अब ये बॉयज लॉकर ग्रुप का जो न्यूज आया है, ये मेरा मानना है ये खतरनाक चीज है समाज के लिए, और जहां बच्चे इन्वॉल्व हैं। और देखिए, यूपी और दिल्ली की पुलिस ये कह रही है कि हम कोई एफआईआर नहीं लॉन्च कर सकते जब तक विक्टिम्स के माता पिता लॉन्च नहीं करेंगे। ऐसे मामलों में कोई लड़की जिसका शक्ल नहीं आ रहा, सिर्फ बॉडी दिख रही है, क्या वो आके अपनी पहचान बताएगी? ये तो पुलिस सुओ मोटो एफआईआर कर सकती है जहां पर ऑफेंस है। हमें तो ताज्जुब इस बात का है, और हम एक बारी नहीं बार बारी कह रहे हैं कि अगर इन चीजों को रोकना है, इसके लिए आपको स्कूल से, छोटे उम्र से जेंडर सेंसिटाइजेशन कराने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। ये एचआरडी मिनिस्ट्री को मैंडेटरी करना चाहिए हर स्कूल में, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो क्राइम कर रहे हैं और जिनका फोटो वो दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम में, दोनों ही जुवेनाइल्स हैं।
18 साल से कम उम्र के बच्चे, 11, 12, 12 नहीं, ऐसे में फिर सुष्मिता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 11वीं 12वीं के ये लड़के हैं और ऐसे लड़कियों की तस्वीरें वो एडिट करके इस ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। क्या ऐसी भी जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन जो हिंसा इस तरीके की अब चूंकि घटनाएं बढ़ रही हैं तो एक बाकायदा गाइडलाइन बने कि कितना एक्सेस हो सकता है? बिल्कुल गाइडलाइन बनना चाहिए। आजकल कई हम नेटफ्लिक्स या जो भी देखते हैं उसमें टेक्नोलॉजी है कि आप कौन से पिक्चर्स अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, कौन सा आप रोक सकते हैं, जिसको कहते हैं सेंसरशिप कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर ओपनली एक 11वीं क्लास का लड़का बोल रहा है कि चलो इसका गैंग रेप करते हैं, मैं आता हूँ, तो ये अगर इसको हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर बचा क्या समाज में? इसको यू मस्ट हैव गाइडलाइन, यू मस्ट हैव लॉ। और निर्भया कांड में जहां जुवेनाइल ने रेप किया था, वर्मा कमेटी की इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, उसको भी लागू करने की जरूरत है। कुछ संशोधन हुए हैं और संशोधन होने की जरूरत है जहां पर ऑनलाइन वायलेंस बढ़ रहा है और ये दिस इज इन योर बैकयार्ड नाउ। अब हमारे देश के बच्चे कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कानून में संशोधन लाना। और बाकायदा जिस तरीके की बातें इसमें हो रही है सुष्मिता जी, ये समझ में नहीं आता कि 11वीं और 12वीं के छात्र इस मानसिकता में या इस फेज में चले गए कि वो गैंगरेप की प्लानिंग करने लगे, वो इस फेज में चले गए कि लड़कियों की तस्वीरों को एडिट करके ग्रुप में शेयर करने लगे, धमकी देने की बातचीत करने लगे। और जब एक अकाउंट को इंस्टाग्राम से हटाया गया, उन्होंने दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट खोला। इसका मतलब ये तो पूरे देश के कानून को या कानूनी व्यवस्था को चैलेंज करने की बात है। कुछ लड़के कर रहे हैं तो इसको इसी वक्त तुरंत अगर पुलिस स्ट्रिक्टली इसमें एक्शन लेती है, मेरा मानना है कि ये भविष्य में नहीं होगा। पर अगर पुलिस ही कह रही है हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे जब तक विक्टिम के पेरेंट्स नहीं आएंगे, ये गलत स्टैंड है पुलिस का, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए हमसे जुड़ने के लिए सुष्मिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ वकील भी हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। यह खबर आपने देखी होगी जो बॉयज लॉकर रूम ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे इतनी घिनौनी बातें करते हैं, इतनी घिनौनी हरकतें करते हैं। इसके लिए कोई प्रावधान है क्या इसको रोकने के लिए? देखिए, रोकने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। सिर्फ हमारे पास भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कुछ प्रावधान है। जैसे अगर हम आईटी एक्ट देख लें तो उसमें सेक्शन 67B एक दंडनीय अपराध घोषित करता है जब आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण करते हैं या उसको ब्राउज भी करते हैं। तो जब आपने इस तरह माइनर गर्ल्स की तस्वीरें मॉर्फ करके प्रकाशित करी तो सेक्शन 67B तुरंत लग जाता है। इसमें 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना है और ये गैर जमानती अपराध है। साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता के 354A भी लगाया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेजेस इस तरीके से किए गए हैं ताकि इंटिमिडेट किया जाए, अनॉय किया जाए इन लड़कियों को। और जब यार मॉर्फ करके तस्वीरें बनाई गई तब आप फोर्ज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आपने बनाए और उनका उद्देश्य था कि आप लोगों को चीट किया जाए या उद्देश्य था उन लड़कियों की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए। उसमें धारा 468 और 469 भारतीय दंड संहिता के प्रावधान भी लगते हैं। 7 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है 468 में, और 469 में 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पवन जी, तो जो आप धाराएं बता रहे हैं, एक थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा है, जो आप धाराएं बता रहे हैं क्या वो बच्चे जुवेनाइल हैं तो भी उन पर ये लागू होंगी? देखिए, धाराएं लागू होंगी, सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो प्रकरण है वो स्पेसिफिकली लागू होगा। यानी कि आपको जेल नहीं भेजा जाएगा अगर आप जुवेनाइल हैं, 18 साल से बिलो हैं, आपको जुवेनाइल जस्टिस होम में लगाया जाएगा। लेकिन प्रोसिक्यूशन आपको लगभग उसी तरीके से होती है। लेकिन हाँ, क्योंकि आप बच्चे हैं इसलिए नॉर्मली कानून थोड़ा सॉफ्ट रवैया अख्तियार करता है। हालांकि कानून में निर्भया कांड होने के बाद परिवर्तन हुआ और अब कानून कहता है कि चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं, अगर आप कुछ घिनौनी हरकत करते हैं तो आपको भी कुछ ऐसा ही संदेश
पूर्ण सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ये हरकत तो है ना घिनौनी जी, पवन दुग्गल जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये हरकत तो है घिनौनी। आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं ये बच्चे, एक इंस्टाग्राम पर आप ग्रुप बनाते हैं बॉयज लॉकर रूम करके, उस ग्रुप में कई सारे बड़ी तादाद है, साउथ दिल्ली की जो जानकारी मिल रही है कि साउथ दिल्ली के ज्यादातर छात्र हैं, वो कुछ अपने सहपाठी कुछ दूसरी लड़कियों की तस्वीरों को एडिट करते हैं, मॉर्फ करते हैं, फिर बाकायदा प्लान करते हैं कि हम बदला लेंगे, आप उसमें जिक्र करते हैं कि हम गैंगरेप कर देंगे। इससे घिनौना क्या हो सकता है? इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता। आवश्यकता यह है कि तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। ये पुलिस वाली कहानी इसलिए शायद आ रही है क्योंकि पुलिस को लगता है कि मैं लॉकडाउन में बिजी हूं, बंदोबस्त में बिजी रहूंगी, ये तो लो प्रायोरिटी एरिया है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस आज सुओ मोटो अपने सोर्स इंफॉर्मेशन पर एफआईआर दर्ज कर सकती है, इंस्टाग्राम से इंफॉर्मेशन मांग सकती है। इंस्टाग्राम अगले 24 से 36 घंटों में उन तमाम सारे लोगों की आइडेंटिटी डिटेल्स पुलिस के साथ शेयर कर सकता है। तो पुलिस अगर चाहे तो वो फुर्ती से आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जहां पॉलिटिकल विल की कमी होती है, उनको लगता है कि आज महामारी के टाइम पे हम महामारी देखेंगे या इस तरह का छोटा केस देखेंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा कि महामारी का मतलब ये नहीं है कि लोगों को बैलेंस मतलब एक लाइसेंस मिल गया है कि वो ऐसी घिनौनी हरकत करें और पुलिस उन पर नजर ना डाले और वो बिल्कुल स्कॉट फ्री हो जाए। ऐसा नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, महामारी का मतलब यह नहीं है कि हम क्राइम को और इस तरीके की सोच को बढ़ावा दें और इस पर जरूरत है सख्त एक्शन लेने की। लॉकडाउन का वक्त है दुग्गल जी और लगातार लोग अपने घरों में हैं, खास तौर पर जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरीके से बंद है। बाहर ट्यूशन कोचिंग जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं, क्लासेस पूरी तरीके से सस्पेंड है और आने वाले काफी समय तक वो सस्पेंड रहने वाली है, जो हालात फिलहाल सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी की पहुंच है बच्चों तक, मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप्स हैं, सिस्टम है और शायद ये उसका एक नतीजा है कि इस तरीके की एक्टिविटीज में बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। ये सोच आगे बढ़े उससे पहले इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि आपको एक बहुत सॉलिटरी और आपने एग्जेम्पलरी मैसेज देना है। मैसेज ये देना है कि अगर आप बच्चे हैं और अगर आप सोचते हैं कि आप ये घिनौनी हरकत करेंगे और आप नहीं पकड़े जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। अधिकांश बच्चे ये भूल जा रहे हैं कि जब आप लॉकडाउन पीरियड में इंटरनेट के थ्रू ये गतिविधियां कर रहे हैं तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो आपके घर के इंटरनेट कनेक्शन तक आएगी और अगर इंटरनेट कनेक्शन आपके माता पिता के नाम का है तो माता पिता भी कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है ये केवल बच्चों तक का खेल नहीं है, ये सारे परिवार से जुड़ा हुआ खेल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परिवार को बच्चों को साथ मिलकर बताना चाहिए। हम लोगों की मानसिकता होती है चलो छोड़ो इसको ज्यादा जिक्र नहीं करते, बच्चों को क्या पता लगे, बट मुझे लगता है अब वो समय आ गया है कि बच्चों को माँ बाप ने बताना है कि अगर तुमने गड़बड़ करी तो हम जेल जाएंगे और हम जेल तुम्हारी वजह से नहीं जाना चाहते। अच्छा, ऐसे मामलों में पवन जी क्या माता पिता और घर की भी जिम्मेदारी, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, क्या जिम्मेदारियां कानून के अंदर तय की गई हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है, इंस्टाग्राम डिटेल दे सकता है उनके बारे में जिन्होंने उस ग्रुप को बनाया, इसके साथ ही आईपी एड्रेस के जरिए किस नेटवर्क कनेक्शन के तहत अब वो मोबाइल या फिर लैपटॉप जुड़ा हुआ है जिससे इस चैट की जा रही है, बातचीत की जा रही है, उसके जरिए घर तक, तो क्या प्रावधान क्या है, घर की जिम्मेदारियां, माँ बाप की जिम्मेदारियां बच्चों को लेकर कानून के अंदर? कानून बहुत स्पष्ट है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका है और उसका दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, गर्दन आपकी कटेगी, आप जेल जाएंगे। तो अपने बच्चों को बताना है कि भैया आज के जमाने में बच्चों के नाम पे तो इंटरनेट कनेक्शन मिलता नहीं, मिलता तो बड़ों के नाम पे है। तो अगर आप घर में बैठे हुए इंटरनेट कनेक्शन का दुरुपयोग कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए कि पुलिस आपके माता पिता को जेल ले जा सकती है। आप तो जुवेनाइल हैं, आप तो सिर्फ जुवेनाइल होम तक जाएंगे, लेकिन माता पिता तो वरिष्ठ हैं, उनको तो प्रॉपर जेल में भेजा जाएगा और वो पूरी जो फैमिली है और उसका आने वाला भविष्य है वो तबाह हो सकता है। कहीं ना कहीं बच्चों को इस बात की सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। उन्हें लगता है कि हम तो कानून के ऊपर हैं, टेक्नोलॉजी में इतने माहिर हैं, हमारे माँ बाप इतने बेवकूफ हैं कि उनको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। पवन जी, आपने ये बहुत बड़ी बात बताई है, आपने ये बहुत बड़ी बात कही है और जितने लोग इस वक्त इंडिया न्यूज को देख रहे हैं, खास तौर पर जो माँ बाप हैं, वो इस बात को ध्यान दें। लॉकडाउन में आपका बच्चा घर में है और बच्चा क्या कर रहा है इसको आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। बच्चा अगर लैपटॉप पर ज्यादा समय बिता रहा है तो आपको यह देखना चाहिए कि आपका बच्चा लैपटॉप पर क्या देख रहा है, क्या कर रहा है।
आपका बच्चा मोबाइल या फिर टैब इस्तेमाल कर रहा है तो आपको देखने की जरूरत है कि आपका बच्चा मोबाइल और टैब पर किस इंटरनेट ग्रुप से जुड़ा है, कहां पर बातचीत कर रहा है, कहीं किसी गलत सोबत में तो नहीं है। नहीं तो आप फंसेंगे। मां बाप के तौर पर आप फेल भी होंगे परवरिश के लिहाज से, और साथ ही कानूनी तौर पर भी आप अपराधी साबित हो सकते हैं, आपको सजा हो सकती है। पवन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। कहने वाली, हैरान करने वाली और दुखद भी यह खबर है, क्योंकि बच्चों के अंदर इस तरीके की सोच अगर बढ़ती है, पनपती है, तो ये देखकर दुख भी होता है और हैरानी भी होती है। पवन दुग्गल जी, जो कि साइबर एक्सपर्ट है, वकील हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं, वो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, खास तौर पर जो मां बाप इस वक्त इंडिया न्यूज को देख रहे हैं, उन्हें अब सावधान होने की जरूरत है। पहले भी इस बात का जिक्र किया गया है कि घर के लड़के क्या कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग घर के अंदर गार्जियंस को करनी चाहिए। मां बाप को इस घटना के बाद और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। आने वाले कुछ समय तक आपका बच्चा ज्यादा समय घर में बिताएगा, स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, कोचिंग नहीं जाएगा, घर में सोशल प्लेटफॉर्म पर वो एक्टिव रहेगा। ऐसे में अगर आपने लापरवाही बरती, या फिर अगर आप ये सोच लेते हैं कि ठीक है बच्चा बिजी है मोबाइल पर, बच्चा बिजी है लैपटॉप पर, चलो सोशल मीडिया पर कुछ देख रहा है, अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा है, लेकिन सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। आपकी ये खामोशी आपको माता पिता के तौर पर फेल कर सकती है, आपको कानूनी पचड़े में डाल सकती है, आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। पवन जी। जी, मुझे लगता है कि आज माँ बाप को समझने की जरूरत है कि जब वो इंटरनेट एक्सेस अपने घर पे देते हैं तो वो ना केवल माँ बाप हैं, बल्कि साथ ही साथ आज कानून की दृष्टि में नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हो जाते हैं। क्यों? वो माध्यम बन जाते हैं इंटरनेट को अपने परिवार लोगों तक पहुंचाने की, सेवा करने का। तो कानून के दृष्टिकोण में वो एक इंटरमीडियरी बन जाते हैं। अगर वो इंटरमीडियरी बन जाते हैं तो कानून स्वयं कहता है कि माँ बाप जिनके नाम पे इंटरनेट कनेक्शन है वो कृपया ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतें। सावधानी के विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स कानून के अंदर परिभाषित हैं। आपको कानून नहीं पता, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको ये बात का जरूर पता लगना चाहिए होगा कि अगर आपने बच्चों को सही डायरेक्शन नहीं दिए और अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन का दुरुपयोग हो गया तो आप जरूर जेल जाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश करेगी तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू आपके आईपी एड्रेस ले लेगी, और अगर आईपी एड्रेस आपके नाम के कनेक्शन के निकल आए तो फिर कानून मानेगा कि ये जुर्म आपने किया था। वो दूसरी बात है, अब आप कहें कि मैंने नहीं किया, मेरे बच्चे ने किया, तो कानून कहेगा चलिए आप भी चलिए, आपके बच्चे को भी ले चलते हैं, लेकिन आपकी गर्दन तो आई खड़ी। तो इसलिए मुझे लगता है ना केवल आपको एक माँ बाप होने के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, करनी चाहिए, बल्कि साथ ही साथ इंश्योर भी करना चाहिए कि आपके नाम पे इंटरनेट कनेक्शन आपके बच्चे मिसयूज ना करें, ताकि आपका डिजिटल वर्तमान और डिजिटल भविष्य नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। सेल्फिश होने की आवश्यकता है और बच्चों को बताने की जरूरत है कि अगर तुम्हारी वजह से मैं गड़बड़, मैं जेल गया तो भैया मैं तो गया सो गया, तुम्हारी जो जितने भी भत्ता खाता है या जितना भी तुम्हारा खर्चा है वो भी बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ तुम्हारा फ्यूचर भी खराब हो सकता है। तो इस तरह का एक संदेश देने की जरूरत है जो मुझे लगता है हम लोग नहीं दे रहे। एक चीज और मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि साइबर मामलों की आपको बेहतर समझ है पवन जी, क्या मदद हो सकती है पेरेंट्स के लिए? चलिए, क्या आप अगर लापरवाही बरतते हैं माँ बाप तो क्या उन्हें परिणाम भुगतना पड़ सकता है, ये तो हमने बता दिया, लेकिन तकनीकी तौर पर वो कंट्रोल कैसे करें या फिर मॉनिटरिंग कैसे करें? तकनीकी तौर पर इसके प्रावधान क्या है? या फिर जैसे अगर हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है या फिर हमने टैब दे रखा है या फिर अगर लैपटॉप दे रखा है, तो क्या किसी तरीके के कोई ऐप या फिर कोई तकनीकी ऐसे टूल्स आते हैं जिससे हम ये कंट्रोल कर सकें या बार कर सकें कि आप इन साइट्स को ही विजिट कर सकते हैं? ऐसे क्या प्रावधान हो सकते हैं? देखिए, आजकल कुछ पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप अपने लैपटॉप में या अपने आईपैड में डाल सकते हैं, बट प्रॉब्लम है कि बच्चे आज इतने ज्यादा शातिर हैं कि आप जो डालोगे उसका काट ढूंढते उसको इनडायरेक्ट तरीके से बाईपास करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज वो जमाने चले गए कि आप इन बच्चों को आप मॉनिटर करोगे। ऑन द कॉन्ट्री, बच्चे आपको मॉनिटर कर रहे हैं।
मैंने तो ये भी केस देखा है, यहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप को सबक दिखाने के लिए अपने लड़के ने अपने माँ बाप के बेडरूम में ही एक स्पाई कैमरा डाल दिया और अपने माँ बाप के अंदर जो प्राइवेट गतिविधियां हो रही थी उसको रिकॉर्ड करके माँ बाप को दिखाया और उनको आर्म ट्विस्ट किया कि मुझे जब तक इतने पैसे नहीं दोगे तब तक, वरना मैं ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल दूंगा। तो आजकल देखिए हर प्रकार के बच्चे सामने आ रहे हैं, उनका बिहेवियर सामने आ रहा है। आज हम कंज्यूमर सोसाइटी में हैं, उन बच्चों को लगता है मेरा तुरंत ठीक है पवन जी, मैं आता हूं आपके पास। चारू प्रज्ञा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही एलन राव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व डीजीपी हैं दिल्ली पुलिस में। मुझे ऐसा लगता है कि चारू प्रज्ञा, एक सवाल आपसे, फिर दिल्ली पुलिस के संदर्भ में भी सवाल हमारे पास है। चारू प्रज्ञा, एक गार्जियन के तौर पर यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आपके बच्चे इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। माइनर बच्चे हैं, 11वीं 12वीं के पढ़ने वाले, और कहते हैं, बातचीत वो करते हैं लड़कियों की अश्लील तस्वीरें शेयर करके गैंगरेप कर देंगे, बदला ले लेंगे। देखिए, सबसे जरूरी बात आज ये समझना है कि हमारे लॉज को अपडेट करने की कितनी जरूरत है। इस तरीके के हादसों से हमको समझ में आता है। तो जुवेनाइल जस्टिस के जो एक्ट है वो हमने बहुत ही रिसेंटली अमेंड करी है, अपडेट करी है, लेकिन कभी कभी हमको समझ आता है कि हमारे लॉ में लूपहोल्स हैं, जिस वजह से ये अंडर एज लड़के और लड़कियां ऐसी हरकतें करते हैं और इनको पकड़ना, पनिश करना, वकील साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अग्री करेंगे मेरे साथ, बहुत मुश्किल हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में उनकी अगेंस्ट किसी भी क्राइम को प्रूव करना। तो सबसे पहले एक लॉयर होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते मुझे लगता है कि एक मूवमेंट शुरू होना चाहिए, कॉग्निजेंस ली जानी चाहिए कि इन लॉज को अमेंड करा जाए, स्ट्रिक्ट करा जाए, और ये समझा जाए कि जबकि हमारी आईपीसी में बहुत सारी रिलीफ अवेलेबल है, ये रिलीफ इन बच्चों के खिलाफ यूज नहीं की जा सकती है क्योंकि वहां पर अंडर एज की एक इशू आ जाता है। लेकिन जरूरी ये भी है कि जो है उनको ढूंढ के पनिश करा जाए, जरूर पनिश करा जाए, सुमोटो कॉग्निजेंस ली जाए, क्योंकि एक हादसा है जो हम सबके सामने आ गया। ऐसे न जाने नहीं, ये हादसा बहुत बड़े, ये हादसा चारू जी, ये हादसा किसी बहुत बड़ी घटना को दावत भी दे सकता है। सिर्फ हादसा हम इसे कह दें तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलती होगी। एलन राव साहब, दिल्ली महिला आयोग को एक्टिवेट होना पड़ा, दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लिया, नोटिस भेजा है इंस्टाग्राम को, दिल्ली पुलिस को। क्या दिल्ली पुलिस को इस तरीके के मामले का स्वतः संज्ञान लेकर अब तक कुछ ठोस कदम नहीं उठा लेना चाहिए था? देखिए, दिल्ली पुलिस के पास जब तक कोई कंप्लेंट नहीं होगी, रिटर्न कंप्लेंट नहीं होगी, पवन जी बैठे उनको सामने, सुओ मोटो दिल्ली पुलिस कॉग्निजेंस तभी ले सकती है। 154 सीआरपीसी में प्रावधान है, पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, कैसे भी मिले, किसी प्रकार से रिटर्न हो, ओरल हो या कोई और प्रकार से इंफॉर्मेशन मिले, तो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में वो सुओ मोटो वो केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करने का उसका राइट है। तो इस केस में जैसा भी, जैसे विमेन कमीशन ने भी लिख के दिया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करी है पुलिस ने। तो उसके बाद जो एज पर लॉ, जो आईटी एक्ट का और दूसरे जो प्रावधान है इसमें कानून के, ठीक है। एलन राव साहब, माफी के साथ थोड़ी सी वक्त की कमी है, वक्त बहुत इजाजत नहीं दे रहा। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को थोड़ी सी कार्यशैली पर भी सोचनी चाहिए कि ऐसे मामलों पर तुरंत अंकुश कैसे लगाया जा सके। क्या इसके लिए कोई रास्ता निकल सकता है? चारू प्रज्ञा आपका, एलन राव साहब आपका, और पवन दुग्गल जी आपका, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।